साथियों, टारगेट फॉर सक्सेस यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। हम यहाँ एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्ज़ाम को लेकर। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्ज़ाम में आपके कुल 150 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र आएगा जिसके कुल 300 मार्क्स होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होंगे और निगेटिव मार्किंग होगी 0.5 नंबर की। तो आपको निगेटिव मार्किंग से बचते हुए अच्छे मार्क्स करने हैं। एक चौथाई निगेटिव मार्किंग है, एक क्वेश्चन ही गलत नहीं होता है, बल्कि आपका एक सही क्वेश्चन का भी आधा मार्क्स वो लेके चला जाता है। तो इससे बचिएगा। 2 घंटे का समय है। तो हम ज़रा एग्ज़ाम की मोटे तौर पे बात कर लेते हैं। हम यहाँ इस चैनल पर आपको निःशुल्क सारी वीडियो उपलब्ध कराएंगे। परीक्षा से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए एक सारगर्भित एवं संपूर्ण ज्ञान देने की कोशिश की जाएगी, जिससे आपके प्रश्न पत्र में कहीं भी कुछ भी बाहर करना है। एक बार आप वीडियो देखें, हमारी समस्त कक्षाएं देखें, उसके बाद आप आश्वस्त रहें कि जो आपने पढ़ा है सिर्फ वही परीक्षा में आएगा। तो शुरू करते हैं अपने सिलेबस से। तो सबसे पहले हमें पढ़ना हिंदी कुल 50 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। हिंदी भाषा के ज्ञान और समझ और लेखन संबंधी प्रश्न रहेंगे और ये हाई स्कूल की परीक्षा और उसके समकक्ष का स्तर होता है। जनरल हिंदी में जैसे आपका अलंकार, रस, समास, पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम, तत्सम, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, लोकोक्तियों, मुहावरे, त्रुटि, वाक्य संशोधन एवं अनेकार्थी शब्द इस प्रकार के आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस में आपके बौद्धिक क्रियाएं जैसे एनालॉजीज, सिमिलरिटीज़, डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन, न्यूमेरिकल रीजनिंग, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, कैलेंडर पास से इनसे संबंधित आपके प्रश्न रहेंगे। जनरल नॉलेज जो आपका काफ़ी बड़ा है और मार्क्स के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स यहीं पे परेशान होते हैं और आपको ये अच्छे मार्क्स दे सकता है। और यही एक ऐसा सेगमेंट होगा जो आपको डिसाइड करेगा आप मेरिट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें आपका इतिहास है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति के विषय में है, हमारे यहाँ कौन कौन से स्मारक हैं, विशेष स्मारक, भारत का भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल दोनों आएगा, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स और उत्तर प्रदेश के विषय में कुछ ज्ञान, साथ में इंडियन पॉलिटी। तो दोस्तों हम यहाँ शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी से। इंडियन पॉलिटी में कई सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, जैसे संविधान क्या है, संविधान की विशेषताएं क्या होती हैं, भारतीय संविधान की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, भारतीय संविधान का इतिहास कैसे रहा है, कैसे इसका निर्माण किया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, नागरिकता, संघ, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान का संशोधन कैसे होता है, संविधान की मूल संरचना, संसद, न्यायपालिका, राष्ट्रपति एवं राज्यों की व्यवस्था, सभी हम इस प्रकार से देखेंगे कि आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को कवर हो ही हों। साथ में जो भी आप परीक्षा में बैठने जा रहे हैं उसमें हम कोशिश करेंगे कि सभी कुछ आपका इसमें कवर कर दें। तो शुरू करते हैं। हम अपने पहले टॉपिक से शुरू करेंगे, ज़्यादा आपका समय न लेते हुए। संविधान की प्रमुख विशेषताएं। संविधान की प्रमुख विशेषताएं जानने से पूर्व हम यह देख लेते हैं कि संविधान क्या है। तो संविधान हमेशा 2 प्रकार का है, या तो लिखित संविधान होगा या अलिखित संविधान होगा। संविधान क्या है? संविधान एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसा बुक है जिसमें किसी राज्य को किस प्रकार से चलाया जाए, कौन सी नीतियाँ, किन रूल्स के अंतर्गत कोई राष्ट्र, कोई राज्य चलता है, वह एक संविधान है। संविधान लिखित और अलिखित 2 प्रकार का हो सकता है। लिखित संविधान जैसे भारत का संविधान, यूएसए का संविधान, और अलिखित संविधान में ब्रिटेन का संविधान आता है। अब लिखित संविधान और राष्ट्र कैसे चलता है? राष्ट्र के भी 2 प्रकार हो सकते हैं, या तो गणतंत्रात्मक या राजतंत्रात्मक। गणतंत्र सरकार में अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है और संसदीय प्रणाली होती है, और राजतंत्र में
राजा या रानी का शासन होता है, जो यूरोप के कई राष्ट्रों मिडिल ईस्ट एशिया में अभी भी कायम है। तो हम भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर आते हैं। भारत की संविधान की कई सारी विशेषताएं हैं, जिनमें कुछ विशेषताएं आपको मैं लिख के दे रहा हूं, एवं उन विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही आपसे उम्मीद की जाएगी, यदि आप सीरियस कैंडिडेट हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरी साइबस्त बातों का नोट्स बना के रखेंगे, क्योंकि आपके प्रश्न यहीं से बनना शुरू हो जाएंगे। हम पहले दिन से ही ऐसा पढ़ेंगे कि हम देख सकें हमारे प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं एवं उनका उत्तर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। आपसे उम्मीद रहेगी कि आप अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में दें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक आपके साथी इसका लाभ उठा पाएँ। तो शुरू करते हैं भारत के संविधान की विशेषताओं से। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अब विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का संविधान है। तो कैसा क्या है, तो मूल रूप से संविधान जो मूल रूप में बनाया गया था, या 1949 में, अभी आप लिखना शुरू करिए, आप लिख लीजिए कि मूल रूप से संविधान कब बनाया गया। तो मूल रूप से संविधान 26 नवंबर 1949 को फाइनल संपूर्ण कर दिया गया था। उस समय ये हम नोट करिएगा, ये आपके प्रश्नों में आता है। उस समय इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। आज वर्तमान में इस समय हमारे पास 450 से ज़्यादा, 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं, लेकिन अनुच्छेदों की संख्या अभी भी 395 है। अनुच्छेदों में ही कुछ नए अनुच्छेद जोड़ दिए गए हैं, क ख ग ABC करके, ठीक है। और यह कुल 25 भागों में विभक्त हो चुका है और 12 अनुसूचियां हैं। सबसे पहला संविधान हुआ सन 1951 में, और उसके बाद धीरे धीरे यह संविधान में होता गया, आपका संशोधन होता गया, संविधान में अनुच्छेद जुड़ते गए, भाग जुड़ते गए, ठीक है, अनुसूचियाँ जुड़ी संविधान में। तो क्या इसके पीछे पृष्ठभूमि है, क्यों इतना विस्तृत होता गया है हमारा संविधान, यह जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा भारत का पूरा भूगोल भी जल्दी शुरू हो जाएगा, भूगोल क्लासेस। आपको भारत का भूगोल देखना पड़ेगा। भारत का भौगोलिक कारण इतना बड़ा है, पूरा भारत का अगर हम क्षेत्रफल देखें 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, बहुत बड़ा क्षेत्र है भारत का विस्तार। भारत की विविधता बहुत बड़ी है, इस चक्कर में यह संविधान बहुत बड़ा हो गया। और संविधान पे परोक्ष रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव देखा जाता है। आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भारत संविधान पे किसका प्रभाव ज़्यादा अधिक देखा गया है, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1935, और इनमें से कोई नहीं, या कुछ और जोड़ दिया जाएगा। तो यह आपका एक सीधा प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को इसमें देखा जाता है, ठीक है। अभी एक और कारण है संविधान जो बड़ा हो गया, क्योंकि संविधान सभा में कानून के विशेषज्ञों का बहुत प्रभुत्व था। तो खैर बौद्धिक बातें हैं, ये हमारे सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको छोड़ते हैं। अभी दूसरा संविधान की हमारी विशेषता क्या है, संविधान हमारा विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, मतलब कई सारे उपबंध अलग अलग राज्यों से लिए गए हैं। जैसे मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार लिए गए हमारे संविधान में, जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे आयरलैंड से प्रेरित हैं। और भारत का संसद कैसा रहेगा, भारत की विधायिका कैसी रहेगी, यह संबंध हमारा, इसका अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से है। इसी तरह कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, इन सब के संविधान से भी, जापान, इन सब के संविधान से कुछ ना कुछ हमारे देश में के संविधान में लिया गया है। इस कारण यह एक अलग ही विशेषता है भारतीय संविधान की। अब हम नंबर 3 पर आते हैं, जो लिखा है नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। नम्य और अनम्य क्या होता है? नम्यता अर्थात कोई चीज़ बहुत लचीला है, और अनम्य अर्थात बहुत कठोर। तो भारतीय संविधान ना कठोर है ना ही लचीला है। यह सीधा प्रश्न में आता है कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, या नम्य है या अनम्य है, ये दोनों का मिश्रण है। तो आपका
सीधा सा आंसर सामने ही दिया हुआ है, एग्जैक्ट वन वर्ड में आंसर है, नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। अर्थात भारतीय संविधान में कई सारे ऐसे प्रावधान हैं कि संविधान में संशोधन सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद किया जा सकता है। यह एक नम्यता का उदाहरण है। साथ में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कुछ ऐसे भी प्रावधान दिए हुए हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर करने के पश्चात राज्यसभा और लोकसभा पास कर देती है, उसके बाद आधे से अधिक राज्यों का बहुमत चाहिए, तभी संविधान हमारा संशोधन माना जाएगा। तो संविधान ना ही लचीला है ना ही कठोर है, ये दोनों मिला जुला स्वरूप है। नंबर 4 पे हम बात करते हैं संविधान की, कि संविधान एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था लिए हुए। यह हमारे संविधान का एक बहुत विशिष्ट लक्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। इसे आप गौर करिएगा कि हमारे संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने कैसे बनाया। हमारा संविधान ना संघीय है और ना एकात्मक है, या एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था लिए हुए है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा प्रश्न को हल करते हुए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, सीधा सा प्रश्न आ जाता है भारतीय संविधान कैसा संघीय, और आप तुरंत गलत कर देंगे। ठीक है, अगला आता है सरकार का संसदीय स्वरूप। तो सरकार के स्वरूप दो प्रकार के होते हैं, आपको इससे पहले भी मैंने बताया है। एक होता है अध्यक्षीय स्वरूप और एक होता है संसदीय तंत्र। अध्यक्षीय तंत्र कहाँ पाया जाता है? जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, इनमें जो संविधान में जो संवैधानिक सरकार का जो अध्यक्ष होता है, जो मुखिया होता है, वो राष्ट्रपति होता है। संसदीय प्रणाली क्या होती है? संसदीय प्रणाली में जो सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है वह मंत्रिमंडलीय सरकार होता है, मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट होता है, और मुखिया राष्ट्रपति ही है। जैसे हमारे यहाँ, हमारे भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली में वास्तविक एवं नाम मात्र के कार्यपालक होते हैं, बहुमत वाला जो दल होता है उसकी सत्ता होती है, और विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जिम्मेदारी होती है। साथ में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार चलती है। ठीक है, इसे प्रधानमंत्री सरकार भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसे प्रधानमंत्री सरकार भी बोलते हैं। अगला है नंबर 6, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। ये क्या है? हमारे संविधान में एक तरफ संसद को भी सर्वोच्च बताया गया है। संसद अपने आप में एक संप्रभु सत्ता है, नियमों को बना सकती है, संवैधानिक संशोधन करती है, एवं साथ ही न्याय सर्वोच्चता भी स्पष्ट है, एकदम पूरा लिखा हुआ है। जैसे भारतीय संविधान में दिया हुआ है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो विधि में प्रक्रिया स्थापित है उसी के जरिए सारा कार्य होगा। संसद कोई कानून बनाती है, कोई नया अनुच्छेद, कुछ भी नियम बनाती है, तो उसको न्यायालय उसे रिव्यू करता है। ठीक है, अब अगला जो हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता है वह है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका कैसे? हमारे यहाँ जिला स्तर पर न्यायालय हैं, उसके बाद राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय, और साथ ही इन सभी के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय उनका एक शीर्ष पर है, एपेक्स कोर्ट जिसे बोलते हैं। लेकिन जैसे अमेरिका में क्या हुआ, संघीय न्यायालय एक, एपेक्स कोर्ट अलग है, राज्यों के न्यायालय अलग है, राज्यों के न्यायालय पर संघीय न्यायालय का नियंत्रण नहीं है। जबकि भारत में सर्वोच्च न्यायालय, संघीय न्यायालय और शीर्ष न्यायालय है। यह हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है एवं संविधान का अभिभावक है, संविधान का संरक्षक है। ठीक है, अगला हमारा है मौलिक अधिकार, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपके सर्वाधिक प्रश्न आएंगे, यह आपको पूर्णतः तैयार करना है। आप मौलिक अधिकार को पूरा नोट कर लें। हमारे संविधान में वर्तमान में हमें कुल 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, वह मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में डाल दिया गया है। तो हमारे संविधान में इसमें हमें 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। नंबर 1 है समानता का अधिकार। आप इसे नोट करते रहें, आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कुछ ऐसे नोट करने में समस्या आ रही है, हम वो भी नोट करके आपको देंगे। ठीक है,
आप इसे बताइएगा, फ़िलहाल के लिए आप नोट कर लीजिए। हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार। ये एकदम प्रश्न आते हैं, अनुच्छेद आते हैं, तो आप एकदम क्लियर रहिए इनमें, वर्ड टू वर्ड याद करिएगा इन्हें और समझिएगा। समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 तक हमें समानता का अधिकार दिया गया है। अभी नोट कर लीजिए आप सारे अनुच्छेदों के साथ, और इन सभी अधिकारों को हम आगे से एक अलग टॉपिक में पूरा पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत हमें दिया गया है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत हमें दिया गया है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन 5 के आधारों पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत हमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। यह हमारे 14 से लेकर 18 तक ये समानता का अधिकार दिया हुआ है। दूसरा जो हमें मूल अधिकार मिला हुआ है संविधान से, वह मिला है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 19 में हमें वाक स्वतंत्रता के कुछ अधिकारों का संरक्षण है। अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया हुआ है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21 का जो भी हाल ही में हमारे संविधान में जुड़ा है, यह है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निषेध का संरक्षण। उम्मीद है आप सभी नोट कर रहे होंगे। हमें तीसरा जो मौलिक अधिकार दिया हुआ है वह दिया शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी भी प्रकार के शोषण के विरुद्ध हमें अधिकार दिया हुआ है, या अनुच्छेद 23 एवं अनुच्छेद 24 में दिया गया है। अनुच्छेद 23 में हमें बलात्श्रम एवं मानव के दुर्व्यापार का निषेध दिया गया है। अनुच्छेद 23 में लिख लीजिए बलात्श्रम एवं मानव के दुर्व्यापार का निषेध। अनुच्छेद 24 दिया हुआ है हमें कारखानों में बाल श्रम का निषेध। ठीक है, हमारा चौथा जो अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया हुआ है। अनुच्छेद 25 से 28 तक हमें चौथा अधिकार दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हमें दिया गया अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म को मानें, उसका प्रचार करें, उसका आचरण करें, उसकी आपको संपूर्ण स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 के तहत हमें दिया गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करें, इसके लिए आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं। आपका समूह जो एक समान धर्म को मानता है वह किसी धार्मिक कार्य का प्रबंध करता है, उसके लिए आप संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 27 हमें देता है किसी भी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में सुनता। किसी भी धर्म विशेष की अगर अभिवृद्धि करने के लिए किसी भी प्रकार का कर लगाया जा रहा है तो उसके विरुद्ध यह निषेध है जो हमें अधिकार में मिला हुआ है। अनुच्छेद 28 कहता है कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों एवं पूजा में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता। यह राज्य वित्त पोषित नहीं होने चाहिए। सबसे बड़ी बात, इनके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे मौलिक अधिकारों में। यह एक आपका पूरा अलग टॉपिक रहेगा। मौलिक अधिकार काफ़ी बड़ा है। मौलिक अधिकार का टॉपिक हम इसे संक्षिप्त रूप में आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप यह पूरा पढ़ सकें और हम इससे संबंधित सारे प्रश्न कर सकें। और यह इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इसमें से 1 या 2 प्रश्न आने की संभावना अवश्य है। इसमें से प्रश्न आना ही आना है। अगला आपको 5वीं स्वतंत्रता दी हुई है। 5वां अधिकार आपका है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। आपकी संस्कृति क्या है, आपकी सांस्कृतिक शिक्षा क्या है, उसका आपको अधिकार दिया हुआ है। और यह आपको दिया हुआ है 29 और 30 के अनुच्छेद में। अनुच्छेद 29 आपसे कहता है आप अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण एवं अनुच्छेद 30
शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं उनका प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। साथ ही हमारा छठा मौलिक अधिकार जो बहुत महत्वपूर्ण है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने सीधे इसे संविधान की आत्मा कहा है। यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत। यह आपका क्या करता है कि यदि आपको लगता है कि आप किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसके संरक्षण के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। यह आपको प्रचार दिया गया है। और अब हमारा अगले टॉपिक पे आते हैं। हमारे संविधान की विशेषता जो नया 9th नंबर है, राज्यों के नीति निषेध तत्व। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने राज्यों के नीति निषेध तत्व को भी भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता कही है और इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में है। 22 भागों में भाग 4 में राज्यों के नीति निषेध तत्व हैं। राज्य के नीति निषेध तत्व एक्चुअली 3 भागों में बांटे जा सकते हैं: सामाजिक, गांधीवादी विचार और उदार बौद्धिक। नीति निषेध तत्वों का कार्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है, ठीक है, और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इन्हें मौलिक अधिकार की तरह कानून के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस पर प्रश्न आ चुका है, पहले भी आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है। सीधा सा प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से किसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? उसमें मौलिक अधिकार और सारे दिए रहेंगे और एक ऑप्शन आपका दिया रहेगा राज्यों के नीति निषेध तत्व। राज्यों के नीति निषेध तत्व न्यायालय कानून के रूप में लागू नहीं किए जा सकते, इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक, अब हम आते हैं नंबर 10, मौलिक कर्तव्यों पर। मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं दिए थे, पर इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया। सीधा सा प्रश्न है, किसकी सिफारिश पे मौलिक अधिकार शामिल किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या लिखेंगे आप? अभी आप इसको नोट कर लीजिए। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस समिति की सिफारिश पे लागू शामिल किए गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। वर्तमान में 10 मूल अधिकार थे, फिर 2002 के 86वें संविधान संशोधन में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्यों को भाग 4A में दिया गया है, ठीक है, भाग 4A, और जिसका सिर्फ एक ही अनुच्छेद है 51 का। इसके तहत काफ़ी सारे कर्तव्य दिए गए हैं, जैसे संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर का अनुक्षण करना और लोगों में आपसी भाईचारा विकास करना आदि दिए हुए हैं, ठीक है। और इन्हें भी नीति निषेध तत्व की तरह कर्तव्यों को भी कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है प्रश्न, मौलिक अधिकार, राज्यों के नीति निषेध तत्व और मौलिक कर्तव्य, इन तीनों में से किसे कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है, तो सिर्फ अभी मौलिक अधिकार को लागू किया जा सकता है, ठीक है। हमारा अगला संविधान की एक विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य ऐसा राज्य नहीं कह सकते जहाँ पर धर्म ही नहीं होगा। धर्म है, हमारे राष्ट्र में तो कई सारे धर्म हैं, सभी अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, एवं राज्य का कोई एक विशेष धर्म नहीं है। राज्य, देश, भारत के तौर पे किसी भी धर्म को विशेष मान्यता नहीं देता है। हमारे संविधान में कुछ प्रावधान है जिससे यह धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाता है। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। एक शब्द जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। सीधा क्वेश्चन आता है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में किस संशोधन के जरिए जोड़ा गया, किस वर्ष जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। अगला हमारा मुख्य है एकल नागरिकता। यह एक बहुत बड़ी बात है। कई राज्य जैसे यूएसए वगैरह, यूएसए में आप देखेंगे तो यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। देश की अलग नागरिकता है और राज्य की अलग नागरिकता है, एक संघीय नागरिकता, एक राज्य नागरिकता। भारत में ऐसा कुछ नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, आप बिहार में रह रहे हैं, आप दिल्ली में रह रहे हैं, हर जगह आप सिर्फ भारतीय हैं।
संपूर्ण भारत में सिर्फ एक ही नागरिकता है। आप किसी भी राज्य में जाएं, आपको समान कानूनों का अधिकार, समान संरक्षण सब मिलेगा। आपके लिए कुछ भी अलग नहीं रहेगा। पूरा भारत एक है और हमें एकल नागरिकता दी गई है। अगला हमारा महत्वपूर्ण है आपातकालीन प्रबंधन, आपातकालीन प्रावधान। कुछ आपातकालीन व्यवस्थाओं के लिए हमारा आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं, जिससे आपातकालीन स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटा जा सके। जो कि हमारे सरकार का स्वरूप, अभी हम आपको पहले बताते हैं, एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था है। आमतौर पर सरकार कैसे चलती है, केंद्र में केंद्र सरकार अपना शासन चलाता है और राज्यों में राज्य सरकार, राज्य के लोगों के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री अपना कार्य करते हैं। सबका कार्यस्थल बटा हुआ है 3 भागों में, संघ सूची, राज्य सूची एवं संचित सूची। वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो लेकिन जब भी आपातकाल होता है तो हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था दी गई है कि एकीकृत शासन हो जाता है, ताकि उससे हम प्रभावशाली ढंग से निपट सकें। संविधान में मूलतः 3 प्रकार के आपातकालों के विषय में बताया गया है। एक है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? युद्ध के समय, किसी राष्ट्र से हमारा युद्ध हो गया, कोई बाह्य आक्रमण हो गया, एवं सशस्त्र विद्रोह के द्वारा पैदा हुई राष्ट्रीय अशांति की अवस्था। यह सशस्त्र विद्रोह जो है अनुच्छेद या भी चेंज किया गया था, ये आपातकाल के बाद चेंज किया गया है। राज्य में, राष्ट्र में आपातकाल लगा था, आंतरिक आपातकाल, उसके बाद चेंज किया गया है। ठीक है, आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। नंबर 2 है राज्य में आपातकाल। राज्य में आपातकाल कब लगता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 तब लगता है जब राज्य केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफल हो या राज्यों में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से असफल हो चुका हो। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। सीधा सा प्रश्न है, आज तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया। राज्यों में कई बार आपातकाल, राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, राष्ट्रीय आपातकाल भी लगाया जा चुका है, परंतु आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत दिया हुआ है। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान, जिसके विषय में भी आपको संपूर्ण एक अलग से लेक्चर दिया जाएगा, जिसमें एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, वयस्क मताधिकार पूरा हम शामिल करेंगे। अब हम आगे बात करते हैं वयस्क मताधिकार पर। वयस्क मताधिकार क्या होता है? हमारे संविधान में हमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया है, यानी कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लिंग, साक्षर हैं, संपदा है, संपत्ति है, नहीं है, इसके लिए कोई भी भेदभाव नहीं है। जो भी हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है, उसे मतदान करने का अधिकार है। हालांकि यह जो न्यूनतम उम्र 18 वर्ष में बता रहा हूँ आपको, यह इससे पूर्व में 21 वर्ष थी। जब संविधान लागू हुआ तब यह 21 वर्ष थी, जिसे 1989 के 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 साल से घटा के 18 साल कर दी गई। यह सीधा प्रश्न है, नोट कर लीजिए आप इसको। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगला है आपका त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार हमारे संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है। से केंद्र और राज्य में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था हमारे पास पहले थी। बाद में 1992 में 2 संविधान संशोधन किए गए। नोट कर लीजिएगा, 1992 में 2 संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन एवं 74वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गई और 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई। दोनों 1992 में हुआ। इनमें एक नए भाग 9वां और अनुसूची 11वीं जोड़ी गई। बहुत महत्वपूर्ण है, इसके विषय में पूरी बात करेंगे। संविधान का 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन, सीधा सा प्रश्न इससे आता है, कई बार आ चुका है। अगला आपका है कुछ स्वतंत्र निकाय। भारत के पास भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ स्वतंत्र निकायों का वर्णन किया गया है। स्वतंत्र निकाय कौन कौन से? जैसे संसद, राज्यों के विधानसभा के चुनाव, भारत के राष्ट्रपति एवं भारत के उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग। आपको यहाँ यह बता दें कि एक भारत का निर्वाचन आयोग संसद के लिए चुनाव कराता है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है एवं राज्य विधानसभाओं का चुनाव कराता है। जबकि
राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के लिए चुनाव के प्रबंध करता है। ठीक है, आप इसमें क्लियर रहिएगा, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। हमारा एक और स्वतंत्र निकाय है जिसे हम कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखाकार। इस तरह से राज्यों और केंद्र सरकार के खातों का परीक्षण करता है ये। अगला एक है संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग। यह कुछ स्वतंत्र निकाय हैं जो हमें संविधान में दिए हुए हैं, और इसमें एक ऐड करने से देखिए रह गया, एक है सहकारी समितियां। आप ऐड कर लीजिएगा 17 नंबर पर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सहकारी समितियां, यह सहकारी समितियां 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 97वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें हमें क्या अधिकार दिया गया है? सरकारी समिति गठित करने का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है आर्टिकल 19 के तहत। एक राज्य के लिए एक नया नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया, अनुच्छेद 39B 39B, सॉरी माफ़ कीजिएगा 43B, और एक नया भाग 9B जोड़ा गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हम रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने आज देखा संविधान की विशेषताएं। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, नम्यता और अवनम्यता का मिश्रण है, एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था को लिए हुए है। सरकार का संसदीय स्वरूप हमने चर्चा की। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्च में समन्वय बताया आपको। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। आपको हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 6 के 6 मौलिक अधिकार हमने आपको बताया। उनके अंतर्गत हमने आपको सारा अनुच्छेद बताया। जो आपकी जिम्मेदारी है, आप नोट करिए, इसे याद करिए। इसके विषय में हम और चर्चा करेंगे, पूरा अलग से टॉपिक लेके आएंगे मौलिक अधिकार का। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है, 51A। मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, आपको बताया। भारत की धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना के किस भाग में जोड़े गए हैं। एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, वयस्क मताधिकार, त्रिस्तरीय सरकार, स्वतंत्र निकाय और सहकारी समितियां। सहकारी समितियां भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये वीडियो लेक्चर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह पसंद आया होगा, आपको ज्ञान की बातें मिली होंगी। आप अपने सुझाव हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, उसमें आपको नए अपडेट मिलते रहेंगे। धन्यवाद।